विशेष तौर से देखिए कैबिनेट के क्या बड़े फैसले आज के रहने वाले हैं, क्योंकि सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में अभी भी ये कैबिनेट बैठक चल रही है और 3 कौन से ऐसे बड़े मसले हैं जिन पर अभी चर्चा हो रही है सचिवालय में, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात करेंगे हिमाचल डे पर क्या बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिल सकती है, और आउटसोर्स के एक्सटेंशन को लेकर भी आज चर्चा करने वाले हैं। आउटसोर्स कर्मचारी क्योंकि इंतजार में बने हुए हैं, विशेष तौर से वो जिनकी नौकरियों के बाहर कर दिया गया है कि एक्सटेंशन इन्हें मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो जानकारी इन्हें लेकर भी हम लाए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार 6 दिनों से तेज धूप खिल रही है और देखिए जो तापमान का लेवल है वो 36 डिग्री क्रॉस कर चुका है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, अगर जिला ऊना और सिरमौर की बात करें तो यहाँ 36 डिग्री को तापमान पार कर चुका है। राजधानी शिमला की अपडेट दे तो यहाँ 26 डिग्री अभी तापमान दर्ज किया गया है। हालांकि मई और जून की बात करें तो 22 से 27 के बीच रहता है, लेकिन अप्रैल के महीने में ही 26 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल अब यहाँ शिमला वासियों को हो सकती है। विशेष तौर से पानी की किल्लत का सामना यहाँ पर ज़रूर शिमला वासियों को करना पड़ सकता है। अगली बात करना चाहेंगे आउटसोर्स से जुड़ी, क्योंकि आज ही कोविड-19 स्टाफ का एक प्रतिनिधि मंडल सीएम सुक्खू से मिलने के लिए सचिवालय में पहुंचा है। अभी तक देखिए इन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला है और इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए लगभग 12 दिन हो चुके हैं। 31 मार्च को इनका क्योंकि एक्सटेंशन ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और लगातार फिर ये एक्सटेंशन को लेकर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही दोबारा से इनकी सेवाएं जारी हो पाएंगी। लेकिन स्थिति एक तरह से सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों को एक्सटेंशन दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, और अगर इनकी सेवाओं को लेकर ये एक्सटेंशन इन्हें नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है बाकी विभागों में भी जो कॉन्ट्रैक्ट पर आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी कई तरह की परेशानियां उनके समक्ष आने वाली हैं। देखिए कोविड-19 स्टाफ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरजीत डोगरा, ये आज पहुंचे थे सचिवालय में सीएम सुक्खू से मुलाकात करने के लिए। हालांकि कैबिनेट के बाद ये मिल पाएंगे और किस तरह का आश्वासन इन्हें मिलता है ये देखना होगा, क्योंकि जैसा कि हमने कहा स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है और बार बार एक दावा यहाँ आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से किया जा रहा है कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने वायदा किया था कि इनके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, लेकिन अब पॉलिसी बनाना तो दूर की बात है, इनकी सेवाओं में एक्सटेंशन भी इन्हें प्रदान नहीं किया जा रहा है। अगली बात जीओए लाइब्रेरी असिस्टेंट की भर्ती से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि बेरोजगार लाइब्रेरी संघ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहा है और इनकी परेशानी का बड़ा कारण ये है कि पिछले 20 वर्षों से इन पदों पर भर्ती ही नहीं हुई है। बीच में 85 पदों को स्कूलों में भरा गया था जो कि यहाँ जीओए लाइब्रेरी असिस्टेंट के थे, लेकिन उसके बाद लगभग यहाँ 917 के करीब संख्या बताई जा रही है जो कि पद खाली चल रहे हैं। तो कब इन्हें भरा जाएगा, इनकी ओर से ये सवाल उठाया जा रहा है। पूर्व सरकार में कई दफ़ा इन्होंने सरकार से मुलाकात की, लेकिन उस वक्त केवल इन्हें आश्वासन ही मिले, खुद के साथ एक तरह से छलावा इन आश्वासनों को ये बता रहे हैं। लेकिन अब वर्तमान सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं और साथ ही साथ ये सवाल भी कर रहे हैं कि 917 के करीब जो लाइब्रेरी असिस्टेंट्स के पद खाली हैं जल्द ही इन्हें यहाँ पर भरा जाए। फिलहाल देखा जा सकता है पिछले 20 वर्षों से क्योंकि ये इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों की उम्र भी पूरी हो चुकी है। इन्होंने लाइब्रेरी असिस्टेंट की ट्रेनिंग न जाने कब पूरी कर ली थी, तब से लेकर बेरोजगारी का सामना ही इन्हें करना पड़ रहा है और रोजगार पर अपनी नज़रें बिछाए ये बैठे हैं। अगली बात स्पेशल एम्बुलेंस को लेकर करना चाहेंगे। दरअसल नेशनल हाईवेज पर अब एक स्पेशल एम्बुलेंस तैनात की जा रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में ऐसी ये 10 एम्बुलेंस होंगी जो कि एनएचएआई की ओर से तैनात की जा रही है। ये इसलिए ताकि सड़क दुर्घटना कोई होती है तो तुरंत प्रभाव से ये एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचाने का काम करे उन लोगों को जो घायल हो जाया करते हैं। देखिए अभी देखने में क्या आता है कि कोई भी सड़क हादसा पेश आता है तो काफ़ी देरी से पुलिस को भी जानकारी मिलती है और जब तक पुलिस वहां पहुंचती है बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे होते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में इस तरह का कोई हादसा पेश ना आए तो इसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है कि 1033 टोल फ्री नंबर यहाँ पर जारी कर दिया गया है एनएचएआई की ओर से। ये 10 एम्बुलेंस होंगी। कोई भी छोटी बड़ी घटना पेश आती है, सड़क दुर्घटना को लेकर अगर जानकारी दे तो मौके पर ही वहाँ एम्बुलेंस पहुँच पाएगी और जल्दी ही उपचार मिल पाएगा घायलों को। तो अब यहाँ घायलों की जान बचाने के लिए नया कदम हम कहना चाहेंगे एनएचएआई की ओर से उठाया गया है। कोरोना को लेकर भी अपडेट देना चाहेंगे क्योंकि लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा
रही है। देखिए पिछले 24 घंटे में 4,440 माफ़ी चाहेंगे 440 यहाँ पर नए मामले सामने आए हैं और आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है रोज़ाना, क्योंकि अब 300 से ऊपर एक्टिव केसेस सामने आने लगे हैं और इस बीच 440 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। एक व्यक्ति की मौत भी यहाँ पर दर्ज की गई है और इससे पिछले दिन की अगर जानकारी दे तो देखिए 5,742 लोगों के सैंपल लिए गए थे, इसमें 411 लोग फिर संक्रमित पाए गए थे। सबसे ज़्यादा जिला कांगड़ा में नए मामले सामने आ रहे हैं, 114 के करीब वहाँ एक दिन पहले नए मामले सामने आए थे और बिलासपुर में 40 के करीब नए मामले सामने आए थे। इसी तरह से बाकी जिलों की संख्या पर भी गौर करें तो लगातार कहीं ना कहीं ये रफ्तार अब बढ़ती जा रही है। और देखिए पहले एक तरह से डर बन गया था जब 300 से ऊपर ये नए मामले सामने आने लगे थे, लेकिन अब तो 24 घंटे में 450 से भी ऊपर कहीं ना कहीं ये संख्या जा रही है। और अभी तो देखिए सैंपलिंग भी एक तरह से कम हो रही है क्योंकि छुट्टियों का दौर जारी है। पिछले हफ्ते भी 3 दिन का सरकारी अवकाश था, इस हफ्ते की भी बात करें तो अगले कल से ये सरकारी अवकाश अब शुरू होने जा रहा है। तो अभी सैंपलिंग भी यहाँ खुलकर नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी 450 से ऊपर नए मामलों का आना एक चिंताजनक विषय बन चुका है। हालांकि पूरी तरह से व्यवस्था सरकारी अस्पतालों को करने के लिए कहा गया है कि वो मरीजों को लेकर कोई भी कोताही ना बरतें और जो भी लोग ऐसे पहुंचते हैं जिनमें सर्दी जुकाम बुखार या खांसी के लक्षण हैं तो तुरंत प्रभाव से उनका कोरोना टेस्ट लेने के लिए भी कहा गया है। प्रिकॉशनरी डोज अभी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, खत्म हो गई है। जो पुराना स्टॉक था वो एक्सपायर हो चुका है। केंद्र सरकार को बार बार रिमाइंडर स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजा जा रहा है कि जल्दी ही ये प्रिकॉशनरी डोज भी उपलब्ध करवाई जाए। वहीं आज जिला हमीरपुर में भी एक और बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल अध्यापक के जिंदा जलने का मामला ये सामने आया है। हालांकि बताया जा रहा है कि रात को 3:30 बजे के करीब अध्यापक के मकान में आग लग गई थी। मकान ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2 कमरों का मकान था, जलकर राख हो गया। और मृत अध्यापक का जो बेटा है वो सिंगापुर में है, बेटी पूर्व विधायक बलदेव शर्मा की बहू बताई जा रही है। अगले साल इनकी रिटायरमेंट होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ये बड़ा हादसा इनके मकान में पेश आया और मौके पर ही यहाँ शिक्षक की मौत हो गई है। डीपीई के तौर पर ये सरकारी स्कूल में तैनात थे कश्मीर में और जैसा कि हमने कहा अगले साल ही रिटायरमेंट होनी थी, लेकिन उससे पहले ये बड़ा हादसा पेश आया जिसमें इनकी मौत हो चुकी है। शॉर्ट सर्किट यहाँ पर बड़ा कारण बताया जा रहा है आग लगने का। चूड़धार मंदिर को लेकर भी जानकारी देना चाहेंगे क्योंकि इसके कपाट खोल दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी अपडेट हम कहना चाहेंगे, अगले कल से ये कपाट खुलने जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान एसडीएम कार्यालय की ओर से जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें ये विनम्र निवेदन भी किया गया है कि अभी वहाँ के रास्तों में काफ़ी बर्फ़ है तो सावधानी से ही अपनी यात्रा पूरी करें, जान को जोखिम में ना डालें क्योंकि रास्ता ही काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा है। तो साथ ही साथ ये विनम्र निवेदन हम भी करना चाहेंगे कि कोई भी श्रद्धालु यात्रा में जाते हैं तो बिल्कुल सावधानी के साथ ही अपनी यात्रा पूरी करें क्योंकि जब स्नोफॉल वाला कोई भी रास्ता होता है तो वहाँ पर फिसलन पैदा हो जाया करती है। करुणा मुल्कों को लेकर भी नई अपडेट देना चाहेंगे क्योंकि नई शर्तें अब इनकी ओर से भी रखी जा रही हैं। आज ही ये मंत्री चंद्र कुमार से उनके गृह क्षेत्र में मिले हैं, परिवार समेत ये करुणा मुल्क वहां पर पहुंचे थे। 3 से 4 बड़ी मांगे ये पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने पूरे वर्ष भर बैठकर भूख हड़ताल की थी, क्रमिक अनशन पर ये गए थे, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। कुछ ही लोगों के हाथ फिर रोज़गार लग सका, कुछ करुणा मुल्कों को नहीं मिला। इसमें कारण इन्होंने ये दिया है कि देखिए जो पॉलिसी बनाई गई है वो तर्कसंगत नहीं है और पॉलिसी के तर्कसंगत ना होने की वजह से कुछ लोगों को रोजगार से वंचित रहना पड़ रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी मांग इन्होंने पॉलिसी के संशोधन को लेकर उठाई है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि वित्त विभाग की ओर से जो केस रिजेक्ट कर दिए गए हैं ऐसे ही रिजेक्टेड केसेस को दोबारा से कंसिडर किया जाए और जो कंसिडर ना करने को लेकर अधिसूचना पहले जारी हुई थी उसे रद्द किया जाए। हालांकि अब ये कितना जल्दी संभव हो पाता है ये देखना होगा। तीसरी बात क्लास सी और क्लास डी में इन्होंने 5% कोटे की शर्त को हमेशा हटाने को लेकर यहाँ उठाई है। अब देखना होगा ये मांग भी इस मांग पर भी गौर होता है नहीं, क्योंकि पूर्व सरकार में भी लगातार ये यही कह रहे थे कि क्लास सी और क्लास डी में जो इन्हें नौकरियां प्रदान की जाती है, हालांकि क्लास सी में तो अभी तक देखिए नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन मांग जरूर उठा रहे हैं कि क्लास डी के साथ साथ क्लास सी में भी इन्हें नौकरियां दी जाए। तो इसमें 5% कोटे की शर्त को भी हटा दिया जाए, ये
भी इनकी ओर से एक बड़ी मांग उठाई जा रही है। और क्लास सी और क्लास डी की सभी श्रेणियों में योग्यता के अनुसार इन्हें नौकरियां प्रदान कर दी जाए। ये 4 मांगे जो पहले भी इन्होंने उठाई थी, पूर्व सरकार ने कोई गौर नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने इनसे ये वायदा किया था कि सत्ता में आते ही सबसे पहले इनकी पॉलिसी में संशोधन होगा। जब इन्होंने क्रमिक भूख हड़ताल की थी तो उस वक्त कई पॉलिटिकल लीडर्स भी इनके साथ उस हड़ताल में शामिल हुए थे, लेकिन अब इनकी पॉलिसी में संशोधन करने को लेकर भी कोई हलचल अभी फिलहाल सचिवालय में नजर नहीं आ रही है। नगर निगम चुनावों से जुड़ी भी आपको अपडेट देना चाहेंगे। नामांकन प्रक्रिया का दौर देखिए यहाँ पर शुरू हो चुका है। आज ये पहला ही दिन था। 34 वार्ड के पार्षद आने वाले हैं तीनों अलग अलग पार्टियों से अपना नामांकन भरने के लिए, लेकिन पहले दिन की जानकारी दे तो आज एक भी नामांकन नहीं भरा गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई थी। 5 ARO भी इसके लिए नियुक्त किए गए हैं ताकि पार्षद जो है आसानी से अपना नामांकन भर सके। आज फिलहाल कोई भी जो प्रत्याशी है वो नामांकन भरने के लिए नहीं पहुंचा था। कारण इसका ये है कि अभी शायद 2 दिन उनके पास और भी है, क्योंकि बीच में तो 3 दिन का अवकाश रहेगा। अब उनके पास 17 और 18 अप्रैल का दिन बच जाता है, तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहने वाली है प्रत्याशियों की नामांकन भरने के लिए। और एक कारण अभी ये भी माना जा रहा है कि नामांकन इसलिए भी शायद किसी प्रत्याशी की ओर से नहीं भरा गया है क्योंकि अभी बहुत से वार्ड्स के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम ही घोषित नहीं हो पाए हैं, ना ही भाजपा की ओर से, ना कांग्रेस की ओर से, ना ही माकपा की ओर से। तो इसलिए भी हो सकता है कि ये बाकी प्रत्याशियों के घोषित होने का यहाँ पर इंतजार कर रहे हों। दूसरी बड़ी बात ये है कि वीरवार को एफिडेविट के साथ अन्य औपचारिकताओं को भी कुछ एक प्रत्याशियों की ओर से आज पूरा किया गया है, जिनके नाम पहले ही यहाँ पर घोषित हो चुके हैं, यानी जिन्हें लेकर पहले ही लिस्ट जारी हो चुकी है। तो देखिए, सबसे पहले भाजपा को लेकर जानकारी दे तो 24 ही प्रत्याशियों के नाम इन्होंने घोषित किए हैं। कांग्रेस ने 14 और माकपा ने 5 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक एक भी नाम सामने नहीं आया है और विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद एक तरह से हल्का सा अस्तित्व ही मालूम हो रहा है आम आदमी पार्टी का। अब हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी कम एक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन माकपा की ओर से देखा जा सकता है कि यहाँ पर ज़रूर नाम घोषित कर दिए गए हैं। 5 प्रत्याशी तो फिलहाल सामने आ चुके हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सभी वार्ड से ही अपने प्रत्याशी घोषित करने वाले हैं। अगली बात हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि नगर निगम चुनावों के चलते ही यहाँ पर डेटशीट में बदलाव कर दिया गया है। BA, BSc और BCom से जुड़ी हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। दरअसल छात्र संगठनों की ओर से भी ये डिमांड उठाई जा रही थी। कारण ये था कि नगर निगम चुनाव की जो काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, प्रक्रिया की जो तिथियां यहाँ पर रहने वाली है, उससे मेल खा रही थी इन परीक्षाओं की तिथि भी। और इसमें फिर बहुत से कर्मचारी अधिकारी ऐसे रह रहे थे जो नगर निगम चुनावों के प्रचार प्रसार में जुटना चाह रहे थे, लेकिन चाहकर भी इसमें शामिल नहीं हो पाते क्योंकि परीक्षाओं की तिथि भी, जैसा कि हमने कहा, मेल खा रही थी नगर निगम चुनाव की प्रक्रियाओं की तिथियों से। तो इसलिए अब ये शेड्यूल में बदलाव किया गया है। अधिसूचना हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी हो चुकी है और BA, BSc और BCom, जैसा कि हमने कहा, इन 3 कोर्सेज को लेकर ये परीक्षाओं में शेड्यूल में बदलाव हुआ है। देखिए, जो फर्स्ट ईयर की परीक्षा थी म्यूजिक की, 17 अप्रैल के बजाय अब 24 मई को होगी। एजुकेशन की परीक्षा 19 अप्रैल के बजाय 24 मई को होगी। एनवायरमेंट साइंस की परीक्षा भी अब 2 मई के बजाय 23 मई को की जा रही है, क्योंकि 2 मई को तो देखिए मतदान होना है। तो जाहिर सी बात है इसमें छात्र भी शामिल होने वाले हैं अपने अपने वार्ड से, और बाकी जो शिक्षक गैर शिक्षक स्टाफ रहता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में, जिनका सबसे बड़ा हाथ रहता है, उन्हें भी इसमें शामिल होना है। तो मांग कहीं ना कहीं छात्रों के साथ साथ ये गैर शिक्षक स्टाफ और शिक्षकों की ओर से भी उठाई जा रही थी। इसी तरह से 2nd और 3rd ईयर की परीक्षा में भी बदलाव कर लिया गया है। अब कैबिनेट पर आना चाहेंगे। आज 3 बड़े मसलों को लेकर जो चर्चा हो रही है, पहली बात भर्तियों को लेकर है। शिक्षा विभाग में 12,000 के करीब क्योंकि पद भरने हैं। स्टेटस रिपोर्ट आज शिक्षा विभाग की ओर से रखी जाएगी कैबिनेट में, उसके बाद स्वीकृति कैबिनेट से ही मिलनी है और फिर यहाँ भर्ती प्रक्रिया एक तरह से शुरू होगी। दूसरी बात, आउटसोर्स कर्मचारियों के एक्सटेंशन को लेकर भी चर्चा होने वाली है, क्योंकि ये जो आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल है ये तो मिल ही रहे हैं CM सुक्खू से भी और सरकार के बाकी मंत्रियों से भी, लेकिन अभी ये बड़ा विषय इसलिए भी बना हुआ है, कांग्रेस ने एक तो पहले वायदा किया था कि एक्सटेंशन इन्हें प्रदान किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो कोविड-19 का स्टाफ है जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, इन्हें उस वक्त तैनाती दी गई थी जब कोरोना काल चरम पर था और कोई भी अपने घर से बाहर निकलने में झिझक रहा था। उस वक्त इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, तो ऐसी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को तो अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसलिए चर्चा आज इन पर
भी हो रही है, लेकिन एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं, जैसा कि हमने कहा, इस पर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अगली बात करना चाहेंगे, वित्त विभाग से संबंधित मसलों को लेकर भी आज फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, तो इस पर भी चर्चा होनी है। हालांकि अभी जल्दी ही यहाँ पर ब्रीफिंग शुरू होने वाली है राज्य सरकार की ओर से, तो सभी मसलों को लेकर खुलकर यहाँ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार कौन से बड़े फैसले हो पाए हैं और किन फैसलों को लेकर अभी भी इंतजार करना बाकी होगा कुछ एक वर्गों को। हिमाचल डे को लेकर भी जानकारी देना चाहेंगे, तो सीएम सुक्खू कल सुबह ही जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति जाएंगे। लाहौल स्पीति के काजा में ही इस बार हिमाचल डे मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली मर्तबा हिमाचल डे का राज्य स्तरीय कार्यक्रम काजा में मनाया जा रहा है, तो वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है इस दिन को लेकर। और देखिए, 3 दिन का दौरा सीएम सुक्खू का रहने वाला है, कल जाएंगे और 16 अप्रैल के बाद फिर वो वापस आने वाले हैं। तो इस दौरान तीनों मोनेस्ट्रीज़ में तो वो जाएंगे ही, फिर चाहे हम पुरानी मोनेस्ट्री को लेकर बात करें, काजा मोनेस्ट्री की जानकारी दिया, की मोनेस्ट्री को लेकर भी अपडेट दे, तो दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी मिलकर खुलकर ये चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक बात यहाँ सीएम सुक्खू की ओर से बार बार दोहराई जा रही है कि जो बॉर्डर एरिया या जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं उनकी विकास को लेकर ही ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं, यानी कि वहाँ पर विकास हो सके, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में काफ़ी कम ऐसे डेवलप्ड एरियाज़ देखने के लिए मिलते हैं जहां पर लोग भी खुश हों। लेकिन लाहौल स्पीति की जानकारी दे तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ माना जाता है, फिर चाहे सड़कों की स्थिति पर गौर करें या फिर अन्य बातों को लेकर भी यहाँ जानकारी दे, तो वहाँ पर विकास हो सके। अब सीएम सुक्खू की ओर से यही एक बड़ा प्रयास रहने वाला है, इसलिए जनजातीय क्षेत्र के लोगों से बारी बारी से वहाँ ये मुलाकात करने वाले हैं, चर्चा करेंगे और उनसे उनकी समस्याएँ वहाँ पर जानने वाले हैं। तो ये भी आज हम आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आए थे, हिमाचल डे से जुड़ी है। अब ऐलान को लेकर बात करना चाहेंगे, तो सभी में इंतजार बना हुआ है कि डीए और एरियर को लेकर कोई खास ऐलान होता है या नहीं, क्योंकि एक सुनहरा मौका ये सीएम सुक्खू के पास होगा जिसमें कर्मचारियों को वो बड़ी सौगात दे सकते हैं। इससे पहले हिमाचल डे के उपलक्ष्य पर कोई ना कोई बड़ा ऐलान ज़रूर किया गया है, अगर हर वर्ष पर ही हम गौर फरमाएं। देखिए, इससे पहले पूर्व सरकार में भी जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, उनकी ओर से हिमाचल डे पर कर्मचारियों को कोई ना कोई सौगात जरूर दी गई है। तो इस हिमाचल डे से भी काफी ज्यादा उम्मीदें बंधी हुई है। हालांकि अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है और जो सीएम है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, लेकिन सत्ता में आने से पहले कर्मचारियों से भी कई तरह के वायदे किए गए हैं और निगाहें यहां डीए और एरियर को लेकर कर्मचारियों की बंधी हुई है हिमाचल डे पर ही कि आखिरकार क्या खास ऐलान इनके लिए होगा। बार बार एक चीज़ पर यहाँ ये भी जोर दिया जा रहा है कहने के लिए कि अभी हिमाचल प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, लेकिन ऐसे में अपने वायदे फिर कांग्रेस कैसे पूरी करती है, ये देखने वाली बात होगी।